पहला दिमाग में आता है सर कि हम टारगेट कितने मार्क्स करें। यहां पर ऐसा नहीं होता, मात्रा ऊपर नीचे होगी तो माहौल खराब कर देते हैं। 400 में से मात्र 39 नंबर कट ऑफ गई थी। हमें कंसीडर करना है डियर कि हम लगभग एक रेंज में आपको बता रहा हूं, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा असिस्टेंट इंजीनियर बनने का, वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर हो। लेकिन सिलेक्शन हो गया क्योंकि कट ऑफ कितनी गई, 10% से भी कम कट ऑफ गई। तो जहां से आप मैक्सिमम उठा सकते हो तो वो ये पेपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं डियर आप सभी? और जो बच्चे अभी आरपीएससी एईएन को टारगेट कर रहे हैं, मेंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम डेफिनेटली आप लोगों ने दिया होगा। 28 सितंबर को आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट भी आपका आ चुका है। और प्रीलिम्स में जिस तरह का माहौल आपने देखा, ठीक है सर, कट ऑफ बहुत कम गई। अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल में कट ऑफ 400 में से मात्र 39 नंबर कट ऑफ गई थी, क्योंकि 15 गुना बच्चा उन्होंने लिया वहां पे 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी स्टूडेंट लिया। अगर मैं सिविल की बात करूं 14,000 बच्चा वहां पे सिलेक्ट हुआ था, इसलिए वहां कट ऑफ इतनी कम गई। सिमिलरली अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 101 नंबर की कट ऑफ आपके पास गई आउट ऑफ 400। मात्र 25% के आसपास की कट ऑफ आपको यहां देखने को मिली। लेकिन अब इससे ये फेज हो चुका है ना, ये जो चीज है ये निकल चुकी है। अब इससे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है, इसको लेकर ज्यादा खुश नहीं होना है या ज्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है। इस चीज को आप छोड़ दीजिए। अब मेन जो फाइट है, और हमेशा से जो मेन फाइट रही थी, वो आपकी रही थी मेंस की, ठीक है। अब मेंस के अंदर आप सबको पता है सर कि यहां पर हमारे पास 4 आपके पेपर होने वाले हैं। एक पेपर हिंदी का रहेगा, लगभग 100 नंबर का पेपर रहेगा। दूसरा पेपर आपका सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का हमें यहां पर डियर देखने को मिलेगा। तो सेकंड पेपर आपके पास यहां सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का रहने वाला है। फिर 2 आपके टेक्निकल पेपर रहेंगे, जो अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अकॉर्डिंग 2 पेपर आपके रहेंगे। ये पैटर्न है और ये पैटर्न आपको पता भी है पहले से। सर चैलेंज यहां पर है कि हमें इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे कवर करना है। मात्र हमारे पास, आप ये मानिए 100 दिन छोड़ दीजिए, आप ये मान लीजिए 90 दिन का समय आपके पास है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 3 महीना आपके पास है, ठीक है। जनवरी, फरवरी और मार्च, या दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीना आप कंसिडर कीजिए। क्योंकि मार्च में वैसे ही आपके, क्योंकि एग्जाम इतना पास आ जाएगा, आप इतने नर्वस हो जाओगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, मॉक टेस्ट इधर उधर कोशिश कर रहे होंगे देने का, ठीक है। तो वो सब चीजों में आपका काफी समय निकल जाएगा। तो मैं यह मान के चलता हूं कि 90 डेज हैं आपके पास इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अब यहां पर सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मैंने ये पेपर निकाला था तो मैं अपनी बारे में आपको बता देता हूं, मेरी स्ट्रैटेजी बता देता हूं। आप लोगों की स्ट्रैटेजी अगर इससे भी बेहतर है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी वही सही होती है जो हमारे काम कर जाए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी कभी नहीं होती कि यार यशवंत सर ने एक बात बताई है, इसको फॉलो करेंगे तो सब बच्चे एक ही पैरामीटर पे नहीं आते हैं। हर बच्चा अलग अलग लेवल का होता है। किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन हो गया क्योंकि कट ऑफ कितनी गई, 10% से भी कम कट ऑफ गई, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ थी, एग्जाम जाके बैठ गए, आप सेलेक्ट हो गए। अब क्या करें? अब एक नया ऑप्शन खुल गया सामने कि सर मेंस देना है। तो एक तो बच्चा वो होगा जो एकदम बेसिक पर है, अभी बिल्कुल ही जीरो पर है कि हम जब बैठ के आ गए तो हो गए सिलेक्शन गलती से, तो अब क्या कर सकते हैं, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो डेडिकेटेडली लगे होंगे कि नहीं सर हम तो पहले से लगे थे, 39 नंबर है, लेकिन हमारे तो 140 नंबर आ रहे थे प्रीलिम्स के अंदर, अगर कट ऑफ इतनी भी होती तब भी हम कर जाते उसको। एक बच्चा उस लेवल का भी होता है। सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग अलग होती है। तो मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी आपको बताता हूं, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इस पूरे एग्जाम में। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदी की डियर। अब हिंदी की जब बात कर रहे हैं तो देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं आपके लिए 90 मार्क्स की बात करूं तो यहां देखो इंटरव्यू आपका 72 मार्क्स का होता है। यह हमें पता है कि 72 नंबर का आपका यहां पर इंटरव्यू भी होता है। लेकिन ये इंटरव्यू अगर मेंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे तो इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा, है ना। अगर मेंस में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, आप ये मानिए आपका फाइनल सिलेक्शन 672 नंबर में से होने वाला है। तो अगर यहाँ पे आप 600 मार्क्स वाली कैटेगरी में बढ़िया कर जाते हो, मेंस में अच्छा कर जाते हो, तो ये 72 नंबर सिर्फ आपके लिए फॉर्मेलिटी बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आउट ऑफ 600 आपको अच्छा खासा टारगेट करना है। पहला दिमाग में आता है सर कि हम टारगेट कितने मार्क्स करें, है ना। क्या पिछली बार कट ऑफ को एक रेफरेंस माने कि प्रीवियस ईयर सर कट ऑफ जो गई थी 2018 के अंदर, वो कट ऑफ क्या की उसको रेफरेंस माने सर, या फिर 5-6 साल अब हो गए, अब कंपटीशन और बढ़ गया है तो क्या कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है तो क्या कट ऑफ कम होगी। अब आपको इन सब बातों, इन सब गणित के बारे में इतना नहीं सोचते हुए एक रेफरेंस आप अगर माने तो आप रेफरेंस को मान सकते हो सर कि कहीं ना कहीं कुछ भी करके हम किसी भी कैटेगरी से हो, हमें कंसिडर करना है डियर
कि हम लगभग लगभग एक रेंज में आपको बता रहा हूं 380 से लेकर 450, ये जो रेंज है इस रेंज को टारगेट करना है। क्यों? बिकॉज सर सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि सर 50% क्राइटेरिया है ना, 50% से कम नंबर लाओगे कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब आपको आगे भेजा ही नहीं जाएगा। तो 50% क्राइटेरिया तो मिनिमम है हमारे पास, उतना तो लाना ही पड़ेगा। तो वो तो सबसे पहला, बहुत सारे बच्चे अगर उसमें बाहर हो गए तो फिर सबसे ये सीटें आपकी वेकेंट हो जाएंगी, वेकेंट रह जाएंगी। तो आप लगभग लगभग इसके अराउंड अपना टारगेट लेके चलिए सर, कि हमें, अगर हम लोअर टारगेट में 380 कह रहा हूं, फिर आपको इसके बाद इंटरव्यू के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हायर टारगेट की मैं बात कर रहा हूं तो 450, ये नंबर मैं किसमें से कह रहा हूं सर? 600 मार्क्स में से। अगर हम इतना टारगेट कर पाते हैं तो मुझे लगता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कैटेगरी, कोई SC ST से होगा, कोई MBC से होगा, कोई जनरल से होगा, जनरल में महिला का आरक्षण अलग है, OBC में महिला का आरक्षण अलग है, EWS है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट यहां पर मिल सकता है। ठीक है, जितना अच्छा नंबर आएगा उतना बेटर डिपार्टमेंट मिलेगा। इस रेंज में कहीं ना कहीं टारगेट कीजिए। अब इस रेंज में टारगेट करने के लिए एक चीज समझना, हिंदी में आपको, हिंदी के अंदर आपको 36 नंबर से ज्यादा तो लेके आने ही है कि नहीं, वरना आप वहीं फेल हो जाओगे। एक बात यहां पर ध्यान रखिए, अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ आपकी क्लियर नहीं है तो आप वैसे ही बाहर हो, तो हर एक सब्जेक्ट को हमें सीरियसली लेना ही लेना है। तो अगर इस वाले केस में आपको मतलब कुछ ना कुछ नहीं करके हिंदी में एटलीस्ट 50 से 55% ऑफ मार्क्स, यानी 50 से 55 मार्क्स तो आपको टारगेट करने ही पड़ेंगे। और ये नंबर कैसे टारगेट होंगे डियर, कैसे करोगे इनको टारगेट? इसमें सर आपके 30 नंबर की ग्रामर आती है, 30 नंबर का सर आपका यहां पर व्याकरण आएगा हिंदी के अंदर। इसको सर ऐसा बढ़िया से करके जाना कि इन 30 में से आप अच्छे खासे नंबर लेके आ रहे हो। क्योंकि एक बात समझना, जब पेपर चेक करेंगे, हिंदी के जो प्रोफेसर होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं भैया, वो टेक्निकल जैसे नहीं होते कि चलो अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैंने थोड़ा लीनियंट कर दिया, मैं इंजीनियर हूं, समझ रहा हूं, चलो ठीक है कोई बात। यहां पर ऐसा नहीं होता, मात्रा ऊपर नीचे होगी तो माहौल खराब कर देते हैं। तो यही बात समझना, यहाँ पे 30 नंबर का जो व्याकरण है ये आपका शुरुआती पोर्शन होता है। अगर शुरुआती पोर्शन में आपने गड़बड़ कर दी तो वो प्रोफेसर वहीं समझ जाएंगे कि सर इनको जब व्याकरण नहीं आती तो आगे क्या कर रहा होगा ये। तो आपके आगे सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका जो आंसर है, वो जो चीजें हैं वो आपके साथ साथ यहां पर अफेक्ट हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो। जिसने व्याकरण के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया तो आगे जाके निबंध में भी बड़े चांसेस हैं कि आपको ठीक ठाक नंबर वो देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका बेसिक्स तो स्ट्रांग है, इसका व्याकरण तो स्ट्रांग है। आई बात समझ में? तो इसको बहुत अच्छे से ईमानदारी से अटेम्प्ट करना और कोशिश करना सर व्याकरण के अंदर आप लगभग 20 नंबर के आसपास को टारगेट कर पाओ और यहां पर लेके आओ। ठीक है, उसके अलावा जो 70 नंबर बाकी का पोर्शन आपके पास है वो 70 मार्क्स है, उसमें पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन है, उसमें शुद्धिकरण है, उसमें संक्षिप्तीकरण है या फिर वृद्धिकरण है, वो सब चीजें आपके पास है, निबंध लेखन है उसके अंदर, तो वो सब चीजें वो प्रैक्टिस से होंगी। इसके लिए ये जो 70 नंबर का पीछे है, इसके लिए सिर्फ एक चीज है और वो है प्रैक्टिस। बस आप एक सैंपल इकट्ठे कर लीजिए, ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पत्र लेखन का सैंपल, प्रारूप लेखन का, निबंध लेखन का, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, और ज्यादातर ये टॉपिक करंट अफेयर से आते हैं, समसामयिकी वाले टॉपिक्स आपके पास आते हैं। अभी क्या चल रहा है सर? एयर पोल्यूशन बहुत चल रहा है, एयर पोल्यूशन का टॉपिक हो गया। ये सब जो टॉपिक्स आते हैं जो अभी करंट वाले टॉपिक्स हैं, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस हमें यहाँ पे करके चलना होता है। तो हिंदी में मैंने आपको बताया 50 से 55 नंबर का टारगेट, जिसमें व्याकरण को थोड़ा बढ़िया तरीके से कवर करने की कोशिश करना, ताकि यहाँ पे अगर ज्यादा नंबर लाओगे तो आगे भी आपके नंबर ज्यादा जो चांसेस हैं आने की संभावना है। सिमिलरली अगर मैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूं, अब ये डियर 100 नंबर का है। ठीक है, अब इसके लिए मार्केट में बहुत सारे आपका कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है। आपको एक बात बताऊं, सारी चीजें एकदम सेम है। आप कोई भी चीज जो भी आपको कहीं पर भी दिख रहा है वो सारा कंटेंट एकदम सेम है, उसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सोशल एस्पेक्ट में आपको बस अपना सिलेबस उठाना है, कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर चेक करना है कि सर जो मैं पढ़ रहा हूं क्या वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको आरपीएससी के द्वारा दिया गया जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप एक बार उठा लीजिए। उसमें एकदम क्लियरली टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज बता रखी है। जो भी आप किताब, जो भी आप नोट्स, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस ये देख लो उसमें ये सारे टॉपिक कवर्ड है कि नहीं। जिसमें ये सारे टॉपिक कवर्ड है वो सबसे बेस्ट आपके पास। इसके लिए और कोई दूसरी गणित नहीं है कि ये पब्लिकेशन की, वो प्रकाशन की, ये वाली कोचिंग की, वो वाली कोचिंग की, इसका ये, उसका ये, वो सर की, ये सर की, कोई मतलब नहीं है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है। आरपीएससी ने जो आपको सिलेबस दिया, क्योंकि सब कुछ सेम है, सब एक जैसा ही है एक जगह,
जो सिलेबस दिया उसमें जितने टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं वो सारे टॉपिक जहां भी कवर हो रहे हैं बस उसको 2-4 बार पढ़ लीजिए और उसको ऐसा पढ़ लीजिए कि सर वहां पे आप एग्जाम में अच्छा खासा लिख पाओ। ठीक है, और यहां कोशिश करना कि सर यहां पे आपका ट्राई होना चाहिए कि लगभग 60 से 65 नंबर मेरे भी आए हैं इस वाले के अंदर। तो ये ऐसा नहीं, और सर ये तो बहुत अनरियलिस्टिक बात बोल दी आपने। हिंदी के अंदर भी मैंने 58 मार्क्स वहां पे भी मैं लेके आया था, तब भी मैं आपको 50 से 55 ही बोल रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर भी मैं 74 नंबर लेके आया था, लेकिन मैं आपको सर यहाँ पे 60 से 65 की बात कर रहा हूं। तो ये हो सकता है, ये डुएबल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज डुएबल। तो यहां आप कर सकते हो इसको 60 से 65 मार्क्स को, और ये आपके आ भी जाएंगे, बस आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें सारे टॉपिक कवर्ड हो तो। ठीक है, तीसरी बात, टेक्निकल पेपर की जब बात करें तो मैं एक बार सिविल की बात कर लेता हूं, क्योंकि सिविल को मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। ज्यादातर वैकेंसीज यहां पर, मोस्टली वैकेंसी सिविल की भी है। तो टेक्निकल पेपर 1 में है डियर आपके पास, इसमें आपको पता है कि आपके पास है सोम, इसमें टॉस है, पहले पेपर में पूरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, देखो स्टील है, आरसीसी है और उसके साथ आपका सॉइल है। ये 5 टॉपिक आपके पेपर 1 में है। अब देखिए कितनी जबरदस्त चीज है सर, इसमें पूरा स्ट्रक्चर पार्ट है और सॉइल साथ में है, मतलब बहुत स्कोरिंग पेपर है ये। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर। अगर दोनों पेपर में से एक ऐसा पेपर अगर मैं चूज करूं सर जहां से आप मैक्सिमम उठा सकते हो तो वो ये पेपर है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपकी फिक्स हैं। सोम के अंदर आपको एसएफडी बीएमडी नहीं पूछेगा तो फिर क्या पूछेगा, आप खुद सोच के बताइए। टॉस के अंदर अगर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछेगा तो फिर क्या पूछेगा। स्टील के अंदर आपको डेफिनेशंस अगर नहीं पूछेगा या फिर वेल्ड या कनेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा। आरसीसी के अंदर आपको डिजाइन पूछेगा, जो डिजाइन सबका सेट पैटर्न है। सॉइल के अंदर आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें फिक्स है। तो ये जो पेपर आपका है पहला पेपर, ये वो पेपर है जहां से आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 200। यहां पे सर आपको लगेगा सर बड़ा अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपकी भले की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको कम से कम सर 140 प्लस मार्क्स को यहां पर लेके आने, मैं भी लेके आया हूं इससे ज्यादा। ठीक है, तब मैं आपको बता रहा हूं कि इतना डुएबल है, किया जा सकता है। समस्या कहां आती है इस चीज को समझिए। समस्या आती है सर पेपर 2 के अंदर। अब ये समस्या मैं क्यों कह रहा हूं, पेपर 2 में पूरा हाइड्रोलिक्स का पार्ट, जैसे कि एनवायरमेंट है, जैसे कि इरिगेशन हाइड्रोलॉजी है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन भी है, फ्लूइड है इसके अंदर सेकंड पेपर के अंदर। तो सेकंड पेपर में लिखने मतलब थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। अब यहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम बेसिक से आज आपने शुरू किया है और इसको आप ऐसा पढ़ लोगे कि भाई एकदम 30 मार्क का बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। एनवायरमेंट को लिखना, एनवायरमेंट को उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना, उतना डेटा याद रख पाना, इसमें टाइम लगेगा, तो इसके टाइम आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली एफएम की बात करो तो एफएम में भी सेम है कि क्वेश्चन अगर पूछने पे आ गए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हवा भी नहीं लगेगी, तो ये भी आपको ठीक लेवल पे पढ़ना जरूरी है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, यहां से आप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन तो कर जाओगे, लेकिन फिर आपको जो लंबे वाले क्वेश्चन उसको देखना पड़ेगा, डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। सिमिलरली सर्वे हो गया, चलिए सर्वे मैंने मान लिया कि आपके लिए थोड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, इसमें बड़े क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की यहां पर भी जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास हो गया, इसमें भी काफी डेटा है ट्रांसपोर्टेशन में जो आपको याद रखना है, तो ये वाला एक सब्जेक्ट है। अब इसमें आप कोशिश कीजिए, मतलब अगर ठीक ठाक लेवल पे कर पाते हो 120 प्लस के आसपास आप यहां पर कोशिश कीजिए कि 100-120 के आसपास आपके नंबर यहां पर आ पाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए टेक्निकल में मैं आपको टारगेट दे रहा हूं बेसिकली 260 के ऊपर नंबर का। 60 नंबर आपके सर यहां पे आ गए 260, 60 नंबर आपके मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, और 50 डियर मैं आपके यहां पर मान के चल रहा हूं, लगभग इतना। ठीक है, 12 और 5 आपका 17, तो 370 नंबर, मतलब हम उसी रेंज के अंदर आ गए। ये लोअर मैंने उठाया है, मतलब 380 वाली रेंज में, वही आपको बता। तो अगर 380 के रेंज में अगर आपने चीजों को कर लिया, 380 से 450 की रेंज में अगर चीजों को कर लिया, तो बहुत उम्मीद है कि आप एक सेफ साइड में रहेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू, अगर आप लोअर एंड पे हो तो फिर अब इंटरव्यू मैटर कर जाएगा कि 72 में से आपके अब 30 नंबर आ रहे हैं या 72 में से आप 60 नंबर ला रहे हो, तो 30-20 नंबर का वहां भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो उनका फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इसमें +30 कर दो और 400 वाले नंबर को अगर क्रॉस कर जाओगे, तो मुझे लगता है इस बार तो बहुत सारा बच्चा 400 प्लस में कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब करना कहां से है,
सर टेक्निकल कैसे करेंगे? देखो टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए, इसके लिए कंप्लीट आपके पास पीडब्ल्यू का एक बैच, मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चल रहा है डियर। इसमें सॉइल अभी मैं करवा चुका हूं, स्टील में आपको करवा चुका हूं, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं यहाँ पे। सॉइल और स्टील के काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करवाए हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है बैच में उसको पता है कि कितना खूबसूरत तरीके से एकदम जैसा आपको पैटर्न वहां मिलेगा वैसा एकदम पैटर्न है। 200 नंबर का टेस्ट भी साथ में, प्रैक्टिस टेस्ट भी साथ में इंक्लूड है। सब कुछ यहाँ पर आपको लिखने का तरीका क्या है, कैसे है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ आपको बता दिया गया। तो वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो बस एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जो थ्योरी है उस थ्योरी में आपके लिखने का जो प्रैक्टिस है उसको जरूर करना। मतलब थ्योरी में ऐसा नहीं कि पैराग्राफ पे पैराग्राफ भर रहे हो, कोशिश करना सर पॉइंटर्स के फॉर्म में आप थ्योरी को लिखना सीखो कि राइट पॉइंटर्स क्या है, जितना पूछा है उतना लिखो, वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखो, उन चीजों का ध्यान रखना। और जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल करते वक्त इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा कि सर न्यूमेरिकल में आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करें। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो सिंबल का मीनिंग जरूर लिखना। जैसे मान लीजिए आपने कोई लिख दिया थीटा या आपने लिख दिया फाई, तो बताना ये थीटा और ये फाई क्या है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब सामने आता है, अगर हमें आता है, हम जल्दबाजी में उसको कुछ भी लिख देते हैं, है ना, फटाफट लिख देते हैं, हम मानते हैं अंडरस्टूड है, लेकिन रिटर्न पेपर में ये अंडरस्टूड नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा कि फाई क्या लिखा आपने, थीटा आप यहाँ क्या मान रहे हो। तो न्यूमेरिकल में वो गिवन डेटा को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना। आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से लिखने की प्रैक्टिस यहां पर कर रहे होंगे। लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, थ्योरेटिकल पॉइंटर्स, थ्योरेटिकल चीजों को पॉइंटर्स के फॉर्म में, और न्यूमेरिकल का प्रेजेंटेशन। कहीं पर भी अगर डायग्राम बन रहा है तो डायग्राम, मैंने बैचेस में बहुत डायग्राम्स बनवाए हैं, साथ साथ बताया है किस किस तरीके से। 2018 का पूरा पेपर क्लास के अंदर सॉल्व करवाया है, तो प्रीवियस पेपर को भी एक बार देख के जाना, उन चीजों को भी आप वहां पे नोट करके जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। अब जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से है, देखो उसको समस्या आएगी, क्योंकि 2-2.5 महीने में ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि कुछ ना कुछ आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जो होगा वहां से आप मैक्सिमम उठा पाओ। ठीक है, तो सेकंड पेपर में जैसे आप सर्वे को ज्यादा डिटेल में कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, थोड़े आसान सब्जेक्ट्स में से हैं, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, है ना, एनवायरमेंट थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट में से आ जाएगा। तो एक बार को अगर आप एकदम बेसिक पे हो तो कोशिश करो 120 नहीं तो 90-100 नंबर तो आए कम से कम वहां से। और फिर सोशल एस्पेक्ट में आप इस वैल्यू को बढ़ाओ, क्योंकि एक सिंगल उसको रट जाओगे पूरा बढ़िया तरीके से तब भी, और उसको लिख दोगे ढंग से तब भी अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। बस लिखने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा सेशन आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगा होगा और एक आइडिया आपको जरूर मिला होगा कि सर अब यहां से हमें आगे कैसे बढ़ना है। 30 दिन जो आज से आपके पास है, इन 30 दिन में पूरी कोशिश करो कि आपका सिलेबस एकदम डिटेल में खत्म हो जाए। 30 डेज, आपको इससे ज्यादा टाइम अब नहीं बर्बाद करना है। 30 दिन या इसमें प्लस माइनस आप 10 डेज लेके चलिए, इससे ज्यादा नहीं। 30 दिन प्लस माइनस 10 डेज, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीशन अगर अभी तक नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए। 40 दिन आपने मान लिए या 20 दिन आपने मान लिए, प्लस माइनस 10 डेज मैंने कर दिए। इससे ज्यादा का विंडो नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट करते जा रहे हो तो वहां पे लिख कुछ भी नहीं पाओगे। ठीक है, और वहां इतना अच्छा, ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है 4 में से एक चूज करना है, रिटर्न है, लिखना है आपको। ठीक है, तो कम से कम आपकी 30 से 45 दिन की लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना मिनिमम है, ये मिनिमम टाइम है। इतना लिखने की प्रैक्टिस वो तभी हो पाएगा जब आप 40 दिन में सब सिलेबस खत्म करोगे, फिर अगले 45 दिन लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो वैसे ही 85 दिन हो चुके हैं, है ना। तो ये 90 दिन की स्ट्रैटेजी हमारे पास है, और 5 दिन आपने बाद में रिवीजन में लगा दिया, 5 से 10 दिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मिनिमम 30 से 45 दिन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और मिनिमम 30 या 40 दिन के अंदर आपको सिलेबस अब खत्म कर ही देना है। उस पेस से आपको पढ़ना है। अब आप 5 घंटे में पढ़ के कर पाते हो तो 5 घंटे पढ़ाई करो, आप 10 घंटे में कर पाते हो तो 10 घंटे पढ़ाई करो। नहीं सर हम तो 12 घंटे में खत्म हो पा रहा है हमसे, तो फिर 12 घंटे पढ़ाई करो। 3 महीने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 घंटा कम भी सो जाओगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा असिस्टेंट इंजीनियर बनने का, वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी बढ़िया लगी होगी। कमेंट में करके बताना, कमेंट में कि कितना परसेंटेज सिलेबस आपका अभी तक पूरा हो चुका है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।